आगाज में शोर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा गनगोर होना चाहिए। तू अकेला प्रारंभ में क्या क्या कहेगा, अंत ऐसा हो कि चर्चा चारों ओर होना चाहिए। और सूरज की तपिश नापने निकला है तू अगर, अरे पैमाना फिर पसीना नहीं कुछ और होना चाहिए। पैमाना फिर पसीना नहीं कुछ और होना चाहिए। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं महिया पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। याद रहे प्यारे साथियों, हम बात करेंगे राजस्थान कला संस्कृति के तहत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। देखिए धीरे धीरे प्रश्नों का जो पैटर्न बदलता हमें नजर आ रहा है, हमने देखा भी है पिछली कुछ भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। तो हम भी प्रयास करेंगे कि हमारी शैली में भी परिवर्तन लाया जाए, लेकिन एकदम से परिवर्तन घातक हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे हम सुधार करेंगे। जैसे आज के क्लास में आपको एक दो नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे करते करते 15-20 दिन बाद ऐसा समय आएगा कि लगभग लगभग आपको सारे ही क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित देखने को मिलेंगे। तो सब्र रखें, ये क्लास रोजाना लगभग इसी समय होगी आपके। तो सभी साथी जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत अभिनंदन। एक बार सभी साथियों से निवेदन है कि पहली क्लास है तो विद्यार्थियों तो ज्ञात नहीं होगा कि गुरुजी की क्लास शुरू हो चुकी है, तो सभी अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर अपने स्टेटस वगैरह पे जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, तो आप अपने दैनिक कर्तव्य का निर्वहन करके शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम आगाज करते हैं राजस्थान कला संस्कृति की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। बिल्कुल नमस्कार, स्वागत अभिनंदन, जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत अभिनंदन है। फटाफट शेयर कर दो, बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है। आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। देखिए प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, इसलिए कोई ज्यादा उतावड़ ना करे कि गुरुजी ये यार यहाँ का ही प्रश्न है, वो तो आवे मान आता है, इसलिए आता है कि हमने पढ़ा है। बाकी कई विद्यार्थियों को तो ये भी नहीं आ पाता। बराबर जल्दी से जितने भी बिल्कुल साथी हैं शेयर कर दीजिए। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। बप्पा रावल, रतन सिंह, चित्रांगद मौर्य या फिर महाराणा कुंभा। बताइए चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ, ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया चित्रांगद मौर्य द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया है। चित्रांगद मौर्य ने। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। देखिए अपनी इस क्लास के अंदर एक और चीज बता देता हूं आपको प्यारे साथियों, इस क्लास के अंदर जो आपको चीज मिलने वाली है, ये भी तुम्हारी तरह एक हो गया। ध्यान देना, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, लेकिन साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को भी ज्ञात करेंगे जो आपके एक ही प्रश्न में कई प्रकार के प्रश्न हल हो सके। क्या कर दिया तुम लोगों ने, नजर लगा दी इसको। चलिए तो देखिए किसने किया था, आपके चित्रांगद मौर्य ने। अब हम बात कर लेते हैं इससे संबंधित कि गुरुजी और क्या अच्छा सा प्रश्न बन सकता है। एक बार शेयर कर दो, निवेदन है। ध्यान देना, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया चित्रांगद मौर्य ने, इसका आपसे पूछ ले कि आधुनिक निर्माता कौन है। आधुनिक निर्माता, ध्यान से सुन लेना, आधुनिक निर्माता पूछ ले आपसे, तो आधुनिक निर्माता में महाराणा कुंभा का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, आधुनिक निर्माता में महाराणा कुंभा का नाम आता है। इस बात को भी आपको याद रखना। बिल्कुल गुलाबो गुलाबो आ गई, वेरी गुड, धन्यवाद। फिर देखना एक और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की महत्वपूर्ण बात करूं तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की यदि अपन महत्वपूर्ण बात करें तो इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और एक और पॉइंट ध्यान रख लेना, सर्वाधिक साक्य किस दुर्ग में हुए हैं। सर्वाधिक साक्यों वाला दुर्ग भी कौन सा हो जाएगा आपके, सर्वाधिक साक्यों वाला दुर्ग, ये भी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। तो सर्वाधिक साक्यों वाला दुर्ग भी किसको कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, चित्रांगद मौर्य ने आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपके मोबाइल पर, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, बताइए पंजाब शाह का जो उर्स है वो कहाँ पर मनाया जाता है। इसका उत्तर दीजिए, पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है। जितने भी साथी जुड़े हैं उत्तर सभी को देने, अपनी जिम्मेदारी सबको पूर्ण करनी। ऐसे नहीं है कि कॉपी ले वो सॉरी मोबाइल लेके बैठ गए बस, हाँ ठीक है गुरुजी बोल रहे हैं देख रहे हैं हंसी मजाक हो रही ना, आप खुद मेहनत करेंगे। कहा जाता है ना कि खुद मरे स्वर्ग मिलता है, तो मरना पड़ेगा अपने को यहाँ पर, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल,
कुछ दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। तो ये तिनका रूपी स्वरूप अपने प्रश्न है, एक एक तिनका उठाएंगे तब जाकर कई मंजिलों का घोंसला बन पाएगा। ऐसे आराम करने से आराम नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, ध्यान रख लेना। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी उत्तर देकर बताते रहे भाई प्यारे मित्रों, इसका आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन डी बताया है, जैसे मेरा टोपा ने, पूजा काली राणा जी ने डी बताया है। जी हाँ, देखिए पंजाब सा पीर का जो उर्स लगता है वो आपके अजमेर में लगता है। कहाँ पर लगता है? पंजाब सा पीर का जो उर्स लगता है वो अजमेर में लगता है। और ये भी कहा जाता है, ध्यान देना, पंजाब सा पीर का जो उर्स लगता है वो कहाँ पर लगता है आपके? तो पंजाब सा पीर का उर्स आपके अजमेर में। और कितने दिन का? तो ये 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 दिन का उर्स, 2.5 दिन का उर्स लगता है आपकी। इस कारण से कहते हैं कि 2.5 दिन के झोंपड़े का नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा हो गया। तो ये ध्यान रखना है, कुछ लोग कहते हैं कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया इसलिए उसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा है। पंजाब सा पीर का उर्स अजमेर में लगता है 2.5 दिन का। अजमेर में ध्यान रखना एक और महत्वपूर्ण उर्स लगता है, ख्वाजा साहब का उर्स। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भी कहाँ पर लगता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भी आपकी अजमेर लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, चिश्ती का उर्स ये भी कहाँ पर लगता है आपके? तो ये भी अजमेर में लगता है। और पंजाब सा पीर का उर्स भी कहाँ पर लगता है आपके? अजमेर में। जी हाँ, ओके। नेक्स्ट, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल। देखो ये प्रश्न अभी 2025 के किसी एग्जाम में पूछा था। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, भाई बताओ फटाफट से क्या उत्तर रहने वाला इसका। एक जैसे 9 महल किस किले में है? अरे ध्यान देना, एक जैसे 9 महल जो है आपकी कहां पर है? नाहरगढ़ में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जैसे 9 महल कहां पर हो जाएंगे? नाहरगढ़ में। अब ध्यान दे, इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एक जैसे आपके 9 महल है इनका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो इनका निर्माण करवाया गया है आपके माधो सिंह द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया है? तो माधो सिंह द्वारा एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। और चीज का ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए। अपनी मतलब माधो सिंह की है ना, हाँ हाँ, तुम ऐसे ही राजी हो जाओ। अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए, अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए इन्होंने, प्रेमिकाओं के लिए इन्होंने जो निर्माण करवाया था एक जैसे 9 महलों का, वो किस किले के अंतर्गत है? तो वो नाहरगढ़ पैलेस में। लेकिन अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात, इन सभी 9 महलों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो ध्यान दें, सम्मिलित रूप से माधवेंद्र पैलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से माधवेंद्र पैलेस कहा जाता है। माधवेंद्र पैलेस कहते हैं। इन एक जैसे 9 महल को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इनको सम्मिलित रूप से माधवेंद्र पैलेस कहते हैं, है ना। तो बात ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा के दरबारी चित्रकार थे? लो भाई, चित्र शैलियों से तो हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न। जयपुर शैली का एक चित्रकार है मोहम्मद शाह। कईयों को तो यही अब पता चला, अच्छा मोहम्मद शाह जयपुर शैली का है क्या। उसके बाद आपको बताना ये किसके काल में था। ओके महेंद्र वाकर जी, धन्यवाद। ये तो आपका प्यार प्रेम है, हम तो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। बताइए भाई, सभी साथी फटाफट से उत्तर देते रहे। थोड़ा सा सेशन को शेयर और कर दीजिए आप जल्दी से। तो ध्यान रखना, ये जो मोहम्मद शाह है ये जयपुर के चित्रकार था और ये सवाई जयसिंह के काल में था। किसके काल में था? भाई तुम आंसर पढ़ाए हुए हैं, तुम कई साथी तो मेरे यहाँ पर वो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उनको तो उत्तर देना चाहिए ना। आपको तो लिखवा रखा ये सारी बातें, जब कॉपी में लिखी हुई बातें क्लासरूम में बैठ के बनाए गए नोट्स हमें याद नहीं है और हम और तांका झांकी करना चाहते हैं कि कहीं और से कुछ और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो कतई न्यायोचित नहीं है।
हमारे खुद के हमारी कक्षा रूम में बैठ के बनाए गए नोट्स अभी तक हमें पता नहीं। तो ध्यान रखना, सवाई जय सिंह के काल की बात है। किसके काल की? सवाई जय सिंह के। नेक्स्ट, रागमाला किस शैली का चित्र है? नाथ द्वारा, चावंड, देवगढ़ या फिर उदयपुर? रागमाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रागमाला का चित्रण, ध्यान देना, यहां से बहुत एक और अच्छा और बहुत ही गजब का प्रश्न बनता है आपके। रागमाला का चित्रण, बताओ जल्दी से, रागमाला का चित्रण कौन सी शैली में है? हाँ जी, ध्यान देना मित्रों, रागमाला का जो चित्रण है वो चावंड शैली में आएगा। कहां पर आएगा? चावंड शैली में। एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं मैं, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। चमन शैली नहीं है भाई नारायण सिंह जी, हो सकता है जल्दबाजी में आपने लिख दिया होगा। इधर ध्यान दे मित्रों, ये जो रागमाला का चित्रण हुआ है ये चावंड शैली में एक है। चावंड शैली में एक शासक आते हैं जिनका नाम है महाराणा अमर सिंह। ध्यान से समझना, अच्छी बात बता रहा हूं। एक महाराणा प्रताप के पुत्र थे महाराणा अमर सिंह प्रथम। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में, किसके काल में? महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में एक चित्रकार हुआ है, और उस चित्रकार का नाम क्या है? ध्यान देना, उस चित्रकार का नाम है आपकी नसीरुद्दीन या निसारदीन। क्या नाम था? नसीरुद्दीन या निसारदीन। ओके, ये जो नसीरुद्दीन या निसारदीन है ये कौन सी शैली का चित्रकार है? तो ये चावंड शैली का। किसके काल में था? तो महाराणा अमर सिंह के काल में। और महाराणा अमर सिंह के काल में इसने जो चित्रण किया था निसारदीन ने, ये रागमाला का चित्रण। कौन सा चित्रण है? ये रागमाला का चित्रण है। और ये जो रागमाला का चित्रण हुआ है ये हुआ है आपके 1605 ईस्वी में। कब हुआ है? 1605 ईस्वी में। अरे इसकी खास बात तो अब सुनो, ये जो रागमाला का चित्रण चावंड शैली में हुआ है ये मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट है। और मेवाड़ के अंदर उदयपुर, चावंड, देवगढ़ और नाथ द्वारा चार मुख्य रूप से शैलियां पढ़नी होती है। उन चारों की बात करें तो मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट रागमाला का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो वो चावंड शैली में हुआ है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित, मेवाड़ शैली का, कौन सी शैली का? मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट। मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट कौन सी शैली में आपके चित्रण किया गया है? तो वो है आपकी कौन सी में? चावंड शैली। कब? 1605 में। किस राजा के काल में? नसीरुद्दीन या अमर सिंह के काल में। चित्रकार कौन? नसीरुद्दीन या निसारदीन। बहुत अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए, अटपटी पगड़ी किस शैली से संबंधित है भाई? बूंदी शैली, कोटा शैली, आमेर शैली या फिर मेवाड़ शैली? अटपटी पगड़ी का संबंध कौन सी शैली से? हाँ, मारवाड़ में वीर जी ने किया है। मारवाड़ में किसने किया है? तो मारवाड़ में वीर जी ने किया है। बताओ भाई, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ध्यान रखना, अटपटी पगड़ी का संबंध हो जाएगा आपके मेवाड़ से। बोलो कौन सी शैली से हो जाएगा? तो यहाँ पर सीधा सा उत्तर मेवाड़ शैली। ये लीजिए नेक्स्ट, मोजड़ी का संबंध है। देखिए नॉर्मल सा प्रश्न है आपकी, मोजड़ी का संबंध है तो मोजड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये जूते से हो जाएगा। बोलो किससे? तो नॉर्मल सा प्रश्न था, मोजड़ी का संबंध किससे हो जाएगा आपके?
जूतों से। अगला प्रश्न दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दाबू प्रिंट के लिए पहले तो अपने को यह भी पता होना चाहिए कि दाबू प्रिंट होता क्या है। उसके बाद हमें यह ज्ञात करना है कि दाबू प्रिंट का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है। आयुषी कहर उत्तर सभी दो भाई, नारायण जी भी जैसे अच्छे उत्तर दे रहे। अभिनव जाट ने बी बता दिया है उत्तर। ओके, वसीम अकरम मेवाड़, क्या बात है वसीम भाई, आपने मेवाड़ उत्तर दिया। बाकी जितने भी साथी जुड़े, अरे उत्तर दो तुम। आकोला चित्तौड़, बहुत बढ़िया नारायण। देखो हमें संघर्ष करना है, हमें नौकरी लगना है तो तपना भी हमें को पड़ेगा, इन किताबों से दोस्ती रखनी पड़ेगी। किसी ने क्या गजब का कहा है कि साहिलों पर घर नहीं बनाया हमने, समंदर की लहरों से खुददारी रखी, ये ताज हमें विरासत में नहीं मिला, हमने कोशिशें निरंतर जारी रखी और मंजिलों ने खुद सर झुका दिया, इतनी दमदार हमने तैयारी रखी, अरे मुट्ठी में कर लिया हर मुकद्दर, क्योंकि किताबों संग हमने यारी रखी, क्योंकि किताबों संग हमने यारी रखी। तो किताबों संग यारी रखनी पड़ेगी। दाबू प्रिंट, पहले तो देखो दाबू प्रिंट होता क्या है तो मैं बता दूं, कपड़े के जिस भाग पर रंग नहीं लगाना हो उसे किसी माध्यम से दबा देना ही क्या कहलाता है, दाबू प्रिंट कहलाता है। और दाबू प्रिंट का संबंध है आकोला। कौन सा गांव है, तो ये दाबू प्रिंट का संबंध हो जाएगा आपके आकोला से। और आकोला कहां पर है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आकोला चित्तौड़ है, बोलो कहां पर है, आकोला चित्तौड़गढ़। ये आपके दाबू प्रिंट से संबंधित बात हो जाएगी। तो दाबू प्रिंट कहां का हो जाएगा, आकोला चित्तौड़। नेक्स्ट, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है। प्रश्न पूछा जा रहा है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से, टेराकोटा की मूर्तियां, जरी की साड़ी, दस्ते से बनी पानी की बोतल या फिर लकड़ी का मंदिर। बताइए, टेराकोटा, दस्ते से बनी, बताइए भाई फटाफट से, दस्ते से बनी पानी की बोतल सी। ओके, बिल्कुल ध्यान रखना, जोधपुर का जो बादला है निम्न में से क्या है, तो ये दस्ते से बनी पानी की बोतल हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, टेराकोटा। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है आपके सामने। प्रश्न पूछा जा रहा है, कुर्जा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या है। राजस्थानी लोक नृत्य, राजस्थानी लोक नाट्य, राजस्थानी आभूषण या फिर राजस्थानी लोकगीत। बताइए जल्दी से। किस ऋतु में पानी ठंडा रहता, बादला में 2023 में जीआई टैग मिल चुका। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। बताओ भाई फटाफट से, कुर्जा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या है। तो ध्यान रखना, ये राजस्थानी संस्कृति के लोकगीत है। बोलो क्या है, लोकगीत। जी हाँ, आयुषी ने डी बताया है, लोकगीत है राजस्थान के। मनप्रीत चौधरी ने भी डी बताया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूजा जी ने डी बताया है। यहाँ पर देखिए आकांक्षा जी भी डी बता रहे हैं। तो जितने भी साथियों ने सही उत्तर दिया है वो क्या हो जाएगा, राजस्थानी लोकगीत। कुर्जा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या हो जाएगा, तो ये राजस्थानी लोकगीत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में कामड़ जाति की लोगों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बताइए, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा तंदूरा, गुजरी, सुरिंदा या फिर रावणत्ता, कामड़ जाति द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ध्यान रखना, कामड़ जाति जो वाद्य यंत्र बजाती है वो मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है, कामड़ जाति द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है आपकी रावणत्ता। कौन सा हो जाएगा, रावणत्ता। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो रावणत्ता वाद्य यंत्र है ये कामड़ जाति ही बाजती है आपके रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ का वाचन करते, रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय, रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय रावणत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, ये जो रामदेव जी की फड़ है, तो रामदेव जी की फड़ का चितेरा पूछ ले, चितेरा होता है फड़ का चित्रण करने वाला, इसका चितेरा है वो है आपके चोतमल चितेरा। बोलो कौन हो जाएगा, तो
चितेरा है चोतमल तेरा। ओके, बात का आप ध्यान रखें कि रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट, फड़ बांधते समय पाबू जी के बोपो द्वारा, ध्यान देना, रामदेव जी की हो चाहे पाबू जी की हो, दोनों की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। चाहे रामदेव जी की फड़ हो चाहे पाबू जी की फड़ हो, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा? तो निश्चित तौर पर उत्तर आएगा रावण हत्ता वाद्य यंत्र। ओके, अगला प्रश्न, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है भाई, लोक नृत्यों का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आया। शिकारी शिकारी नृत्य कौन सी जनजाति का? कथोड़ी, मीणा, सहरिया या फिर ग्रासिया? बताओ। होता रामदेव जी में तंदूरा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं। हाँ, नहीं, फड़ के साथ तो भाई आप ये ध्यान रखना, फड़ के साथ तो वही आंसर होगा आपका बिल्कुल निश्चित तौर पर। उत्तर सभी देते रहे भाई। और जो भी नए साथी जुड़े हैं सेशन को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। तो बताओ, शिकारी लोक नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित हो जाएगा? तो ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, सहरिया जनजाति की एक ट्रिक होती है। अभी आपके साथ चर्चा करते हैं गुरुजी क्या ट्रिक होगी सहरिया जनजाति की। तो ध्यान देना, सहरिया जनजाति की ट्रिक होती है, सहरिया जनजाति के जितने भी नृत्य हैं उनकी आप एक सीधी सी ट्रिक याद कर लो। इसी को जेल बस, क्या ट्रिक याद करोगे? इसी को जेल बस। ये सारे के सारे नृत्य कौन सी जनजाति के हो जाएंगे आपके? तो ये सारे नृत्य सहरिया जनजाति के हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं ई से हो जाएगा आपके इंद्रपुरी। कौन सा नृत्य हो जाएगा? इंद्रपुरी। यदि आप बात करते हो सी से, तो सी से आपका नृत्य, ये देखो जो प्रश्न में पूछा गया है वो आ गया शिकारी। कौन सा नृत्य आ गया? शिकारी। को यहाँ पर क्या कर दोगे आप लोग? तो को यहाँ पर साइलेंट रह जाएगा। और जे से हो जाएगा आपके झेला नृत्य। कौन सा नृत्य? झेला नृत्य। ले से हो जाएगा आपकी लैंगी नृत्य। कौन सा नृत्य? लैंगी नृत्य। ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, लैंगी नृत्य। और पे से हो जाएगा आपकी बिछुआ। कौन सा नृत्य हो जाएगा? बिछुआ नृत्य। और से हो जाएगा आपका सांग नृत्य। ये लीजिए, ये जितने भी हमने नृत्य लेके हैं ये सारे कौन सी जनजाति के हो जाएंगे? सहरिया जनजाति के नृत्य हो जाएंगे। ध्यान देना, इसी को जेल बस, इंद्रपुरी, शिकारी, जेला, लेंगी, बिछुआ और सांग, ये संपूर्ण नृत्य है आपके कौन सी जनजाति के? सहरिया के। और आपसे पूछा है शिकारी नृत्य, तो बताइए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न आया है सुमेलित। इस प्रकार के प्रश्न आजकल थोड़े ज्यादा ही आते हैं, चिंता ना करें, पहली क्लास थी तो एक थोड़ा सा माहौल बने, हमारा मन लगे क्लास में, इसीलिए हमने एक बिल्कुल जीरो लेवल से प्रश्न उठाए। धीरे धीरे 2-5 दिन अपने जब रोजाना इसी समय क्लास होगी तो इस क्लास में आपको कई महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। राई, मांदल, चरी और तेरा ताली। नीचे आपको कुछ कूट दिए गए हैं, आपको बताना है राई नृत्य कौन सी जाति का, मांदल, चरी या फिर तेरा ताली। फटाफट से सुमेलित करके बता दीजिए आप। उत्तर सभी साथी देने का प्रयास करें भाई। क्या होगा? ऑप्शन ए 3-4-1-2। चलो एक साथी ने 3-4-1-2 ही लिखा है, तो एक बार चेक करते हैं। देखिए 3-4-1-2 ज्यादा उत्तर बता रहे हैं, क्या इनका आंसर वाकई सही है या फिर गलत? देखिए पहले में 3, राई नृत्य भील जनजाति, बिल्कुल सही है। मांदल, अरे ग्रासिया जनजाति, जी हाँ। चरी,
हो जाएगा एक गुज्जर, और 13 ताली कामड़। 3 4 1 2, बिल्कुल 3 4 1 2 राइट आंसर है। ध्यान रखना 4 जातियां लिखिए, 4 जातियों के 4 आपके नृत्य लिखे, सामने ऑप्शन नंबर 1 कूट देकर राइट उत्तर माना गया। लांगुरिया नृत्य किया जाता है, बहुत इजी प्रश्न है लेकिन सैकड़ों बार परीक्षा में पूछा जाता है। कितना दिक्कण में छोटे लगर गाँव करत गंभीर, वो वाला प्रश्न है ये। लांगुरिया नृत्य कौन सी देवी के मंदिर में किया जाता है? तो इसको तो आप आसानी से बता सकते हो कि गुरुजी लांगुरिया नृत्य किया जाता है वो केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। कहां पर किया जाता है इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, करौली जिले। कहां पर होता है? तो करौली जिले में। और यहां पर यह भी ध्यान रखना मुख्यतः कौन सी जनजाति द्वारा? तो मुख्यतः मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है, मुख्यतः मीणा जनजाति द्वारा। मुख्य रूप से मीणा जनजाति द्वारा किया जाने वाला करौली जिले का महत्वपूर्ण नृत्य कौन सा हो जाएगा? है लांगुरिया नृत्य। भवाई लोक नृत्य का संबंध है कृष्णाव्यास छगानी, मांगी बाई, शांति देवी या फिर फलकूबाई? बताओ फटाफट। मीणा जनजाति, हाँ जी मीणा गुटकन नृत्य भी करते हैं। बताओ जल्दी से बताओ भाई, आंसर क्या ही होगा इसका? ऑप्शन बी नहीं। भवाई लोक नृत्य में मांगी बाई का संबंध कहां से आएगा भाई? पूजा काली राणा। जी हाँ, नारायण जी ने सही दिया, कृष्णा व्यास छगानी। देखिए भवाई लोक नृत्य ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट शानदार नृत्य है। आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण नृत्य कृष्णा व्यास छगानी। अब आपको ध्यान रखना, अरे मांगी बाई, देखो मैं मांगी बाई का पहले बता देता हूँ। मांगी बाई का संबंध तो 13 ताली नृत्य से था। जी आपका उत्तर बेहतरीन तरीके से गलत हुआ है। अरे शांति फिल्मा फुलवा, मैंने बताया था ये आपके चक्री नृत्य से संबंधित आती है। कौन से नृत्य से? चक्री नृत्य से। आगे पढ़ेंगे कंजर जाति के। और फलकूबाई, अरे फलकूबाई का संबंध चरी नृत्य से, कौन नहीं जानता। चंडगढ़ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक नृत्य है चरी नृत्य, जिसकी प्रमुख जो कलाकार है वो फलकूबाई। भवाई नृत्य जो है आपके ध्यान रखना, देखो इससे 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक तो भवाई नृत्य किया जाता है आपके उदयपुर संभाग। भवाई नृत्य कौन से क्षेत्र का हो जाएगा? तो एक तो हो जाएगा उदयपुर संभाग का। उदयपुर संभाग का कैसा नृत्य हो जाएगा? ये तो व्यावसायिक नृत्य। उदयपुर संभाग का ये व्यावसायिक नृत्य है। ध्यान देना, ये इसमें क्या होता है? अद्भुत साहसिक क्रियाओं का प्रदर्शन। ध्यान रख लेना, अद्भुत साहसिक क्रियाओं का प्रदर्शन। साहसिक क्रियाओं का प्रदर्शन। तो राजस्थान के कौन से लोक नृत्य में अद्भुत साहसिक क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है? तो ध्यान रखना भवाई नृत्य में उदयपुर संभाग का है। उदयपुर संभाग का व्यावसायिक नृत्य है, जिसका प्रमुख कलाकार कृष्णा व्यास छगानी। हाँ, और अन्य कलाकारों की मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना। इसके अलावा देखो आपके सामने भवाई नृत्य के कलाकारों के नाम आते हैं। रूप सिंह शेखावत, कुछ ऐसे नाम जो आपको जानना बेहद जरूरी है। रूप सिंह शेखावत, पुष्पा व्यास, पुष्पा व्यास के उसके अलावा ध्यान रखना जोशिता शर्मा, बहुत बेहतरीन तरीके से पूछे जाने वाले प्रश्न है जोशिता शर्मा। तारा शर्मा तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया, तारा शर्मा। ध्यान रखना दयाराम भील का संबंध भी कौन से नृत्य से हो जाएगा? दयाराम भील का संबंध भी भवाई नृत्य से हो जाएगा। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुकी भवाई नृत्य की प्रमुख कलाकार है अस्मिता काला। कौन है? अस्मिता काला। अरे लिटिल वंडर के नाम से जिसे जाना जाता है उसे कहा जाता है श्रेष्ठा सोनी। श्रेष्ठा सोनी का संबंध भी कौन से नृत्य से हो जाएगा? इसका भी संबंध भवाई नृत्य से।
इसके अलावा मित्रों ध्यान रखना, एक आता है आपके लांची प्रजापति। लांची प्रजापति का संबंध भी कौन से नृत्य से हो जाएगा? लांची प्रजापति का संबंध भी भवाई नृत्य। जोरदार और शानदार बात तो यह है कि वर्तमान में एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में आयोजित अमेरिका गॉट टैलेंट प्रतियोगिता में भवाई नृत्य की प्रस्तुति देकर सबको चौंका दिया था। उसका नाम है प्रवीण प्रजापत। याद रख लेना, करंट का क्वेश्चन हो सकता है। प्रवीण प्रजापत, ये जो प्रवीण प्रजापत हैं, ये प्रवीण प्रजापत अलवर के हैं। और इनकी खास बात क्या है? इन्होंने कैलिफोर्निया में आयोजित अमेरिका गॉट टैलेंट प्रतियोगिता में कौन से नृत्य की प्रस्तुति दी थी? तो वो भवाई नृत्य की प्रस्तुति दी। सारे के सारे कलाकार भवाई नृत्य। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर बात करें तो उत्तर क्या होगा आपका? तो ऑप्शन के आधार पर उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे चरणदास जी, लालदास जी, हरिरामदास जी या फिर सुंदरदास जी। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत पूछे हैं। ध्यान रखना, ऊपर के दोनों ही नाम आ रहे हैं, लेकिन मध्यकालीन आपके जो पूछा जाएगा उनका संबंध सीधा सा हो जाएगा लालदास जी। मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत कौन आएंगे? तो मध्यकालीन मेवात के जो प्रमुख संत है आपके, मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत हो जाएंगे लालदास जी। देखो, इनसे एक अच्छा प्रश्न क्या बनता है? एक तो ये बनता है कि लालदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया था? लालदासी संप्रदाय। एक इनके गुरु का नाम बड़ा पूछा जाता है। लालदास जी के गुरु का नाम था गदन चिश्ती। क्या नाम था मित्रों? लालदास जी के गुरु का नाम बताया जाता है आपके गदन चिश्ती। हाँ, अब लालदास जी के बारे में देखो एक दो और इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक तो इनका संबंध था जो जन्म, वो था दोली दूब अलवर से। कहां से है? दोली दूब अलवर में इनका जन्म हुआ था। यदि हमसे पूछ लिया जाए ये जो लालदास जी है, इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? तो वो नगला जहाज भरतपुर में है। कहाँ पर है? नगला जहाज भरतपुर, भरतपुर। और ये जो लालदास जी, इनका अभिवादन क्या था? अभिवादन, तो इनका जो अभिवादन था वो था जय राम। क्या नाम था? जय राम। मतलब जब भी मिलते थे, जैसे दादूपंथी संप्रदाय का सत्य राम दादू राम है ना, उसी प्रकार से इनका था जय राम। एक मूवी आई थी आश्रम जप नाम, तो वो अलग अलग अभिवादन होता है। तो इनका अभिवादन कौन सा हो जाएगा? तो इनका अभिवादन था जय राम। तो मध्यकालीन मेवात की प्रमुख संत किसे माने जाते हैं? तो मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत माने जाते हैं आपके लालदास जी। ओके, अगला प्रश्न। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। ध्यान रखना, देवनारायण जी, पाबू जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी। प्लेग रक्षक या ऊंटों के देवता। उत्तर सभी साथी देते रहे, सेशन को शेयर भी करते रहे। बहुत बेहतरीन प्रश्नोत्तरी होगी आपके लिए। समय लगता है, धीरे धीरे बढ़िया करेंगे, चिंता ना करें। हाँ, जय राम शब्द। ओके, बाबू जी महाराज को कहते हैं मुकेश जी भी बता रहे हैं। दो दो दो, जल्दी से उत्तर दो। पूजा काली राणा बी बता रही है। आयुषी जाखड़ बी बता रही है। ओके, मुकेश चौधरी जी बी बता रहे हैं। श्योर है? जी हाँ। तो ध्यान देना, प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके पाबू जी को। किसको जानते हैं? पाबू जी महाराज को जाना जाता है। अरे ध्यान रखना, ये राइका जाति के आराध्य देवता कहलाते इसी कारण से। राइका जाति के आराध्य देवता इसे माना गया है। तो राइका जाति के आराध्य देवता पाबू जी को माना गया है। अब देखो, पाबू जी वैसे तो खूब सारे प्रश्न बनते, लेकिन एक दो प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट बता दूं। एक तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबू जी को। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पाबू जी को। एक ध्यान रखना, पाबू जी की घोड़ी का नाम पूछ सकते हैं। पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? पाबू जी की घोड़ी का नाम बताया जाता है केसर कालमी।
ये देवल चारनी की घोड़ी थी, उससे पाबू जी ने ली थी। तो ये केसर कालमी घोड़ी है। तो पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी। इनका जो प्रमुख मंदिर पूछ ले आपसे पाबू जी का, तो वो मित्रों है कोलूमंड में। कोलूमंड, और कोलूमंड कहाँ है आपकी, तो कोलूमंड फलोदी के अंदर इनका प्रमुख है मंदिर बना हुआ है। के अलावा और भी कई सारी बातें हैं पाबू जी की, जो अपन कभी डिटेल से पढ़ेंगे तब बात करेंगे। नेक्स्ट, लालिया कालिया का मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। लालिया कालिया का मेला कहाँ पर आयोजित होता है बताइए। भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या फिर अजमेर। लालिया कालिया का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? लालिया कालिया का मेला बताओ बताओ जल्दी बताओ भाई। अजमेर श्योर है? डन। बिल्कुल, कहाँ पर होता है भाई आपके लालिया कालिया का मेला? अरे अजमेर में होता है। और ध्यान देना, अजमेर में तो आपने बता दिया, लेकिन मैं आपको और महत्वपूर्ण बात बता दूं। लालिया कालिया का मेला जो होता है वो अजमेर में कब बढ़ता है, तो ये बढ़ता है नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर। नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी अवसर पर। और नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर कौन सा मेला बढ़ता है? लालिया कालिया का। अब समस्या तो ये हो गई, गुरुजी नरसिंह चतुर्दशी कब आ रही है? हाँ जी नारायण जी, चिंता काय की करते हो, लेवल ऐसा आ जाएगा आप खुद कहोगे गुरुजी क्या ही क्वेश्चन है। ध्यान रखना, पहले दिन नाड़ नहीं दी जाती है पशुओं को, धीरे धीरे ना दिया जाता है डोज। तो पहले दिन आप ध्यान रखना, आपको इसीलिए लेकर आया कि आपका रुझान पैदा हो, आपको समय लगे। विद्यार्थी जब क्वेश्चन बताता है, ये साइकोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा, लर्निंग के नियम वगैरह जब पढ़ते हैं, अधिगम वगैरह, तो बताया जाता है रुचि पैदा करना होता है, इसीलिए। बाकी तो तुम रुको 2-4 दिन, पता चल जाएगा। हाँ, तो लालिया नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर बढ़ता है, और ये नरसिंह चतुर्दशी आती है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को। कब आती है? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के अवसर पर कौन सा मेला बढ़ता है आपके? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के अवसर पर आपकी लालिया कालिया का मेला बढ़ता है, जो कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर में। नेक्स्ट, गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है बताइए भाई। गुड़ला का जो त्योहार है वो किसकी स्मृति में? उल्लुक खां, मल्लुक खां, राव सातल देव या फिर नुसरत खां। गुड़ला का त्योहार, हाँ किशनगढ़ में भरता होगा मित्रों, लेकिन ये जो आधिकारिक रूप से हम बात करते हैं तो वो किस में आता है आपके, तो वो अजमेर ही आएगा। अजमेर की नगरी से नमस्कार मन्नू जी, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका। पूजा सी बता रहे, नारायण साटल देव, महेंद्र जी भी सी बता रहे हैं, आयुषी खा जाखड़ सी बता रही है। हाँ जी मनु जी नमस्कार स्वीकार हो गए आपके। बताइए, उत्तर तो देते नहीं और नमस्कार कर रहे हो। ध्यान रखना, राव सातल देव की स्मृति में बढ़ता है। किसकी स्मृति में बढ़ता है? राव सातल देव की स्मृति में जो आपके लगता है वो गुड़ला। अब लेकिन कब, तो ध्यान दें, ये जो गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है आपकी, ये गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। कब मनाते हैं? जब संपूर्ण राजस्थान में आपकी शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी आती, बोल क्या आती है? शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन आपके कौन सा महोत्सव? गुड़ला का महोत्सव मनाया जाता है। हालांकि ध्यान रखना, ये यहाँ पर गुड़ला नृत्य भी होता है। क्या होता है? गुड़ला नृत्य भी होता है, तथा गुड़ला गीत भी गाया जाता है। बात का भी ध्यान रखना है। और वो हो जाएगा राव सातल देव की स्मृति में।
राव सातलदेव के काल की कहानी है, वो कभी बताएंगे आपको। ध्यान रखना मित्रों, महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी आपके सामने ये चल रही थी, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन थे आपके सामने। यदि मैं बात करता हूं आपके नेक्स्ट क्लास की, देखिए हमारी जो सीरीज थी जिसमें अपन ने आज जो शुरू किया था ये प्रश्नोत्तरी पर्व के रूप में, ये जो प्रश्नोत्तरी पर्व है आपकी, ये इसकी आज पहली क्लास है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। रही बात प्रश्नों के लेवल की, आराम से 1-2 दिन में आपके धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार करेंगे, ताकि एकदम से आपको ऐसा भी नहीं लगे ये कहाँ से प्रश्न आ गए, हम कैसे करें। है तो आपके पढ़े हुए ही, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो रही है। बाकी आप चिंता ना करें, जब अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ने कह दिया है कि भाई प्रमाणिक पुस्तकों को थोड़ा ज़्यादा आधार माने, थोड़ा और सोच समझ कर पढ़ाई करें, जिस प्रकार से रीट के पेपर हमने देखे, क्यों ना हम भी उसी आधार पर पढ़ाई करेंगे। परिवर्तन ही प्रकृति का पथ है, तो जीवन में परिवर्तन तो होना बेहद जरूरी है, चाहे वो आपके स्वभाव में हो, चाहे आपके वो किसी और क्षेत्र में हो, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। तो हम हमारी प्रश्नोत्तरी में, हमारे पढ़ने के तरीके में, हमारे नोट्स में और हमारी स्टाइल जो है उसमें भी परिवर्तन करेंगे, ताकि हम उन प्रश्नों का सामना कर सके जो प्रश्न आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड हमसे पूछना चाह रहा है। उनके जैसे प्रश्न हम यहाँ पर हल कर लेंगे, तो परीक्षा हॉल में उन प्रश्नों को देखकर हमें कतई ये नहीं लगेगा कि ये क्या आ रहा है, ये कौन सा प्रश्न है, इसको कैसे हल करें, ये नहीं होगा। इसलिए हम आपके यहाँ से करेंगे बिल्कुल यूपीएससी लेवल। क्या हाँ, लेवल आपके ऊपर, लेवल की चिंता करो ही मत। कंटेंट जब इतना खतरनाक है अपना, तो लोग तो अब कह रहे हैं ये फलानी टीम का बात है, हम तो जब से पढ़ा रहे हैं तब से उस प्रकार का लेवल पढ़ा रहे कल्चर में कि आज तक जितने भी विद्यार्थी पढ़ाए, कभी भी आपकी प्रश्न बाहर जाने के चांसेस नहीं। हाँ, हो सकता है कोई एक आधा नया ही प्रश्न बना हो, तो वो तो देखिए मानव जगत के लिए नया हो जाता है, तो फिर मैं मानव जगत से बाहर तो आता नहीं हूँ, वो हो सकता है नया प्रश्न। बाकी आपकी 95% हूबहू प्रश्न मिल ही जाता। ये आपका प्यार, प्रेम और सरस्वती कृपा है। तो अपना लगभग समय यही रहने वाला क्लास में, तो आपसे निवेदन है मैया पाठशाला का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैसे ही क्लास शुरू होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत क्लास से जुड़ें और अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रश्नों के उत्तर दें। आज की क्लास का हम यही समापन करेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। जय जय राजस्थान।